अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमत जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब की ईरानी सुप्रीम लीडर से 7-8 घंटे तवील मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद ईरान में एक रात के अंदर अंदर यक जुम्बिश कलम 6 से 7 अहम तकर्रुर तबादले होते हैं। यानी सबसे अहम जो बॉडी है उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो सरबराह या सेक्रेटरी हैं वो नए लगा दिए गए। उसके अलावा पास्तरान के नए चीफ लगा दिए गए। जो रेगुलर फोर्स है उसके नए चीफ लगा दिए गए। जो उनकी नेवी है IRGC की, उसके नए चीफ मुकर्रर कर दिए गए। और मोहसिन रज़ाई साहब आए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। रज़ाई साहब 1979 के इनकलाब के बाद से कमांडर हैं IRGC के। लंबा अरसा IRGC को हेड भी किया, कुछ 16 बरस, और अब उनको इस बॉडी का सेक्रेटरी लगाया गया। सदर उसके इस बॉडी के सरबराह होते हैं। लेकिन यूं देखा जा रहा है इस पेशरफ्त को कि नए ईरानियन सुप्रीम लीडर ने अपने मोतमद और जो हार्ड लाइनर हैं उनको जगह दी है। और ये ट्रांसफ़र तबादले उस वक्त में हो रहे हैं जब पिछले 24 से 48 घंटों में मगरबी मीडिया ने ये खबर भी छापी कि जो फ्यूल टैंकर्स होते हैं, ऐसे बड़े जहाज़ जो फाइटर जेट्स जब फ़िज़ा में होते हैं तो उनकी रीफ्यूलिंग कर सकते हैं, वो बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है इसराइल की, वहाँ से 20 से ज़ायद तैयारे अमेरिका ने वापस बुला लिए। मुराद ये कि अमेरिका फ़िज़ाई हमले करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तरफ अमेरिका अपने अहम जो हथियार या अहम असासे हैं वो वापस बुला रहा है, उस तरह से मशरक़ वस्ता की बेसिस के ज़रिए ईरान पर हमले भी नहीं हो रहे। और दूसरी जानिब ये अहम अपॉइंटमेंट्स इस ईरान की जानिब से ये मुज़ाकराती अमल के लिए क्या पैगाम देती हैं और जंगी एतबार से क्या पैगाम देती हैं, ये है एक मसला। दूसरा, आप जो मक्का मुआहिदा है बाहमी इश्तराक का दिफाई पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच, उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, उसके मदरजात के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, फ्यूचर में कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी 2-4 बुनियादी सवाल बाकी हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि ये मुआहिदा हुआ कैसे, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। क्या ये ईरान इस अमेरिका इसराइल जंग की बाय प्रोडक्ट है या 3 बड़े ममालिक के बीच दिफाई ताउन का ये शाहकार है। इसके ऊपर मजीद बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब को। साबिक स्टाफ रह चुके हैं, दिहाइयाँ उन्होंने पाक फ़ौज को दी हैं। इंटरनेशनल जो कुछ डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस येट अगेन। मैं सबसे पहले तो समझना चाहूँगा, ये जो यकलख्त ईरानियन क़यादत तब्दील हुई, नॉर्मल फ़ौज की भी, IRGC की भी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी, और वो भी उस वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब अमेरिका अपने एसेट्स पुल बैक कर रहा है अपेरेंटली। इससे क्या मुराद ली जाए और ईरान के यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है मिलिट्री का, वो बाकी दुनिया से कैसे मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ईरान का जो मिलिट्री सिस्टम है वो यूनिक है। वो आम दुनिया में जिस तरह मिलिट्री सिस्टम्स होते हैं वैसा नहीं। और इसके बारे में इस जंग के दौरान और पिछली जंग में भी इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया कि अभी हमारे सुनने वालों को भी बहुत सारी इनकी जहतें जो हैं उसकी बड़े अच्छी तरह पता है जी। जो वेस्ट ने आज तक सैंक्शंस लगाई थी ईरान के ऊपर, वो ईरान को उस तरह क्रिपल नहीं कर सकी जिस तरह वो सैंक्शंस डिजाइन थी। उसमें IRGC का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो महान एयरलाइन है, चाहे वो उनकी एल्यूमिनियम की एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो उनकी स्टील इंडस्ट्री है, चाहे उनका गैस और ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पे ओवरसाइड है IRGC की, ओनरशिप है IRGC। तो IRGC को एक जो डिजाइन थी सैंक्शंस, उसके जो मकासद थे वो जब पूरा नहीं होने दिया IRGC ने, तो वेस्ट ने हमेशा से IRGC के मुताल्लिक एक प्रोपेगेंडा किया। ठीक। और उस प्रोपेगेंडा में जहाँ पे कभी वो जो कि ईरान के लोग पसंद नहीं करते कि उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को मॉडरेट कहें, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को हार्डलाइनर्स कहें, इस्लामिस्ट कहें, और अभी रिसेंटली पिछले चंद माह में काफी सख्ती से इसके ऊपर बातचीत की है ईरानियन जो मौजूदा लीडर्स हैं उन्होंने। ठीक। और वो पसंद नहीं करते कि उनको इस तरह के इल्काबात से पुकारा जाए। तो बुनियादी तौर पे जो IRGC के ऊपर प्रोपेगेंडा रहा वो रहा कि उन्होंने जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स थे उसको जरा साइड पे रखें, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रीजन में थी खास तौर पे अल-कुद्स की, उसको भी साइड पे रखें,
तो आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इकोनॉमी में, एक सैंक्शंस regime के होते हुए भी इकोनॉमी को ऑन दी रन रखा उन्होंने। बिल्कुल ठीक हो गया जनरल साहब, ये तो ईरानियन जो तकर्रुर तबादले हैं उसके ऊपर आपका तज्जिया है। जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकली उसको देखा जा रहा है और कंसर्न का इजहार किया जा रहा है वो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। तेहरान की जानिब से भी बड़ा मुस्बत जवाब आ रहा है, बल्कि ईरानियन लीडरशिप इज़ एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान का दौरा करे, और अमेरिका की जानिब से भी इस पर एज सच कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। बट मैं देख रहा हूँ कि उनके दो वज़रा हैं, एक तो उनका ज़रात का, एक उनका डायस्पोरा को डील करने वाला, ये मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठ के इसे वेरी वेरी डेंजरस फॉर इसराइल करार दे रहे हैं, और कुछ तो इसे कह रहे हैं जी ये सुन्नी इतिहाद है। पहले हमने एक नेक्सस इरानियन मिडल ईस्ट में तोड़ा जिसमें इराक, लीबिया, ईरान उनको नाम लेते हैं, अब वो इस नेक्सस के ऊपर सवाल उठा के तजवीज़ करते हैं कि जो हमारा पहले से प्लान था, यानी यूएई, साइप्रस, ग्रीस, इंडिया, इसराइल, उस इत्तेहाद को और सोमालीलैंड उसको मरबूत किया जाए। इसराइल इस इत्तेहाद से क्यों थ्रेटन फील कर रहा है, और एक नया इत्तेहाद जिसमें यूएई को वो डालना चाह रहे हैं, ये फिजिबल हो पाएगा? जी, मैं इनके जवाब में मैं 3 निकात आपके सामने रखता हूँ। जी प्लीज। लेकिन इससे पहले आखिरी बात पासदाराने इनकलाब के बारे में करना चाह रहा था। जी जी। कि जितनी चेंजेस हुई हैं, अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो जंग में शहादतों के बाद ज्यादातर चेंजेस ये वो हैं जो कि एक्टिंग अरेंजमेंट्स चल रहे थे। ठीक। जो कि इनकम्बेंट थे, वो जब शहीद हो गए तो उनके एक्टिंग अरेंजमेंट चल रहे थे, इसलिए उन्होंने पोस्टिंग्स की हैं, तो ये नॉर्मल रूटीन पोस्टिंग्स ही समझनी चाहिए। सही। अच्छा, अब इजराइल को क्यों प्रॉब्लम है? इजराइल को प्रॉब्लम इसलिए है कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का एक ड्रीम है, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट उनको सामने नजर आ रही है कि मुस्लिम दुनिया की 3 बहुत अहम नेशन स्टेट्स इकट्ठी हो गई हैं मिडिल ईस्ट में डिफेंस के लिए। फिर उनको ये भी पता है कि जब तक उनके थ्रेट के अगेंस्ट इन रियासतों में जो अमेरिकन की प्रेजेंस थी, जब वो कुछ करना चाहेंगे तो उनको पता था कि अमेरिकन जो भी बेसिस थे दे विल गिव वे। उन्होंने तो कोई रिएक्ट नहीं करना था। तो अब जो भी इस एग्रीमेंट के बाद अरेंजमेंट ऑन ग्राउंड इवॉल्व होगा, वो तो फाइट करेगा टिल एंड जॉइंटली। दूसरा, उनको ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरा, जब तक सऊदी अरेबिया और जो बाकी स्टेट्स हैं गल्फ की, उनकी डिपेंडेंस सिक्योरिटी पे यूएस के ऊपर थी, आउटसोर्स की हुई थी उन्होंने जी, वो अब ट्रांजिट करेगी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ओवरऑल अगर आप एक सेंटेंस में कहें तो उनको नजर आ रहा है कि उनकी फ्रीडम ऑफ एक्शन मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बुरी तरह कर्टेल होगी जब ये इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा ये एग्रीमेंट, इसलिए वो परेशान। ठीक। तो जनरल साहब, ये हम कह सकते हैं कि इस डेवलपमेंट के बाद जो इब्राहिम अकॉर्ड की तोसी पसंदाना प्लान थे, उनको धचका लगा प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल। अब वो आगे चल के अब्राहम अकॉर्ड के बारे में कौन सी पेशरफ्त कैसे होगी, इसके बारे में कोई यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो टीम उसको परसू कर रही थी, मेरा ख्याल है उनकी स्पेस अभी बायलेटरली या मल्टीलेटरली इस मुद्दे को बार बार उठाने की बहुत कम हो गई है। एक तो बहुत वाजे और पब्लिकली जो नो आया सबकी तरफ से आज से 2 माह पहले, एक वो वजह थी, और दूसरी बात यह है कि अब ये जो अरेंजमेंट सामने आ गया है, इसमें कंट्रीज की बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस हैं, सऊदी अरब की भी, पाकिस्तान की भी एंड टर्की की भी, और अब कोई उस तरफ अगर चलता है तो ये एक इट विल कॉल फॉर जॉइंट कंप्रोमाइज, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल कि ये तीनों रियासतें करने को तैयार हों। जनरल साहब, ये इस सूरत में कि जब लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में वो शायद कम हो आने वाले दिनों में, बिलखुसूस ईरान अमेरिका जंग के बाद, और साथ ही इस मुआहदे पर अमल दरामद होता है तो एक नई इक्वेशन आती है। तो इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए यूएई के लिए ये मुमकिन होगा, फिजिबल होगा कि वो इस सब से हट के अलहदा इसराइल और भारत के साथ किसी
डिफेंस एग्रीमेंट में चला जाए? देखिए, भारत के साथ यूएई ने एक डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क या एमओयू पे साइन तो कर लिया है। ठीक। इजराइल के साथ यूएई का क्या नेक्सस है, इस जंग के दौरान क्या रहा, वो भी अभी पब्लिक नॉलेज है। यूएस की जो आज से 10 साल पहले इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बाद एक पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने आया था जिसको वो पिवट टू एशिया कह रहे थे, एशिया पैसिफिक कह रहे थे। वो मिडिल ईस्ट से थिन आउट करना चाह रहे थे। ठीक। बिकॉज उनको जो उनकी दो पिछली डिफेंस पॉलिसीज है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज है, उसमें नंबर 1 थ्रेट उन्होंने चाइना को लिस्ट डाउन किया हुआ है। और उसके लिए वो साउथ चाइना सी और फार ईस्ट की तरफ पिवट करना चाहते भी हैं और चाह भी रहे थे, लेकिन वो स्लो डाउन हो गया फिर जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इवॉल्व हो गई। तो वो चाहेंगे थिन आउट करना यहाँ से, और अगर वो फर्ज करें ना भी चाहें तो इस जंग में जो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ खासतौर पे सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, बहरीन, कुवैत को, उनको ये पूरी तरह भी क्लियर है कि वो डिपेंड नहीं कर सकते यूएस के की प्रेजेंस के ऊपर। ठीक। वो अभी एक ऐसी अपनी इकोनॉमी चाहते हैं, सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। तो उनमें एकदम नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली यूएस का फुटप्रिंट कम होगा और इस एग्रीमेंट के तहत जो एक नया कोई स्ट्रक्चर बनेगा, नया आर्किटेक्चर बनेगा, उसको इवॉल्व होता हुआ हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि इस मुआहदे में नेटो की शिक 5 है, उस तरह की एक शिक डाली गई है, एक पे हमला, बाकी पे हमला तस्वुर होगा। एक तो इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, और क्या इस मुआहदे के बाद जो भारत की जानिब से एक तोसी पसंदाना अज़ाइम रहते हैं, हॉस्टिलिटी रहती है, उसके आगे भी बंद बंधेगा? देखिए, जो पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज पे कमेंट करना भूल गया, यूएई आगे इजराइल के साथ किस हद तक जाएगा या इंडिया के साथ किस हद तक जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि सऊदी अरब और यूएई के रिलेशंस यहाँ से आगे कैसे इवॉल्व हो। बिल्कुल ठीक। ये जो भी अभी एक अरेंजमेंट बन रहा है, इसके लिए भी, रीजन के लिए भी, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा कि यूएई के जो भी डिफरेंसेस हैं या बाकी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के भी दो तरफा या मल्टीलेटरल इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व हों। एंड मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इस चीज का कि जो मिलिट्री का एक अरेंजमेंट बन रहा है, सिक्योरिटी का बन रहा है, इसके साथ एक पॉलिटिकल फॉरम भी बनना चाहिए जिसमें वो ब्रॉडर मिडिल ईस्ट के इश्यूज हैं, बायलेटरल और मल्टीलेटरल भी, वो भी रिजॉल्व हो, ईरान के साथ जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो, तब जाके एक एंड्योरिंग सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रीजन पूरा बढ़ पाएगा। क्लॉज 5 के बारे में भी काफी बातचीत हो चुकी है कि क्लॉज 5 भी जो है उसका फर्स्ट स्टेप कंसल्टेशन ही है। ठीक। कहीं नहीं हुआ नेटो की तारीख में कि जब वार्सा की भी पूरी डिप्लॉयमेंट थी और वेस्ट की भी पूरी डिप्लॉयमेंट थी, या जब वो 1989 के बाद वो अरेंजमेंट खत्म हुआ, तो तब नेटो ने जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो किसी टेरर इंसिडेंट पे या ब्रीच या सिक्योरिटी के ब्रेकडाउन पे किसी एक मेंबर स्टेट में जब कोई इवेंट हुआ तो सारे के सारे वहां अपना सारा वे विदॉल लेके पहुंच गए। ऐसा नहीं हुआ। तो जहां तक कोई नेशन स्टेट अपने, ये याद रखें कि जितने मर्जी एग्रीमेंट हो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ ओन, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी अपनी होती है। सही। एक नेशन स्टेट की अपनी सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहां कहीं उसके वसाइल से बाहर हो बात, तो वहां पर अलायंसेज और कोलिशंस काम करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लॉज 5 की अगर पैरेलल इधर है तो वो कोई ऐसा है कि कहीं कोई एक ड्रोन अटैक हुआ या कहीं एक टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ या कोई एक बॉर्डर स्क्रिमिश हुई तो तीनों के तीनों मुल्क खड़े होकर चले जाएंगे। जो इसमें जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में पहली चीज है बड़ी वाजे कि ये एक कलेक्टिव डिटरेंस है, और डिटरेंस सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से या मिलिट्री कैपेसिटी से नहीं होती। जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है कलेक्टिव तीनों की, वो भी डिटरेंस है। बिल्कुल ठीक। जो पॉलिटिकल पोजीशन है तीनों की इंटरनेशनल अरीना में, वो भी डिटरेंस है। तो उसका असर भारत पे भी तो होगा ना सर? इकोनॉमिक मसला है, वो भी डिटरेंस है। अगर इंडिया की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टाइज हैं लेट्स से
सऊदी अरब के जी साथ। जी तो अब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हें अगर काम करना है तो उनको पहले सोचना तो पड़ेगा कि उसका बिल्कुल influence बिल्कुल क्या होगा। तो डिटर्रेंस को भी होलिस्टिकली देखना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक बड़ी बुनियादी सी बात है, उसको मैं समझना चाह रहा हूँ आपके मिलिट्री तजुर्बे की रोशनी में। ऑब्वियसली पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपनी जगह वेल एक्नॉलेज्ड हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन हाउ डिड पाकिस्तान मैनेज टू राइज अप टू दिस एक्सटेंट? और इसमें पर्टिनेंटली मैं जानना चाह रहा हूँ रोल ऑफ आवर करंट मिलिट्री लीडरशिप। जी, मैं इसमें पहले 2 चीजें लिस्ट करूंगा। प्लीज। मिडिल ईस्ट में चूंकि इकोनॉमीज बड़ी स्ट्रांग है, मिडिल पार का स्टेटस है छोटे से छोटे मुल्क का, पॉपुलेशन बहुत कम है, सिक्योरिटी के हमेशा कंसर्न रहे हैं और वो वेस्ट की तरफ सिक्योरिटी के लिए इसलिए देखते रहे हैं कि वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी को भी और रशियन टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान ने अपनी इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, सिर्फ राफेल गिराने में नहीं, ग्राउंड फोर्सेस ने जो कुछ इस्तेमाल किया, आपकी साइबर कैपेबिलिटीज ने जो अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दी, ईडब्ल्यू ने जो दी, तो उनको एक वाज़ेह पैगाम मिला कि here is a military technology which is comprehensive and which is compatible with West। तो अच्छे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एकदम से ट्रस्ट मिडिल ईस्टर्न रियासतों का पाकिस्तान के ऊपर। और फिर जो मिलिट्री ने डिसीजन मेकिंग और जो कैपेसिटी दिखाई अपनी इतने बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रांग रिस्पांस देके, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप की मिडिल ईस्ट में एक बहुत नुमाया पोजीशन रही है जी। जब सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हुई तब भी, चाहे वो बिल्कुल ठीक। वॉर 1 की शक्ल में या वैसे वॉर ऑन टेरर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, जहां कहीं जाके पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करनी होती है, तो ट्रेडिशनली एक बहुत स्पेस रही है मिलिट्री लीडरशिप के पास। लेकिन जो अचीवमेंट्स, ये हकीकत है, जनरल आसिम ने, फील्ड मार्शल आसिम ने की हैं पिछले 2-1 साल में, खास तौर पे पिछले 1 साल में, वो अनपैरेलल्ड है। और उनका जो अपना एक ट्रस्ट लेवल है लीडरशिप के लेवल पे, उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और जो उसके बाद आखिरी जो चीज मैं लिस्ट डाउन करना चाहूंगा, जो कि भी बहुत सारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं, वो है टर्की और पाकिस्तान की जो जॉइंट कैपेसिटी है डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक। वो भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन सब। बिल्कुल ठीक। तो हम ये कह सकते हैं सर कि आने वाले दिनों में इजिप्ट के हवाले से तो थोड़ा सस्पेक्ट भी आ रहा है, पहले था कि शायद वो आ जाएं, कतर, कुवैत, बहरीन, अब भी आज के दिन में भी बहरीन की क़यादत के साथ पाकिस्तानी जो हुकाम उनकी बातचीत हुई है। सो शुड बी एक्सपेक्ट कि इस माहिदे में और भी ममालिक शामिल हो सकते हैं? अगर होते हैं तो वो किस नीयत से या किस अप्रोच से होंगे? देखिए, लीडरशिप ने तो कह दिया, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने भी, सऊदी अरब से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 2015 में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई येमन वाली, तो सऊदी अरब के साथ फिजिकली इजिप्ट ने एक अलायंस में, एक स्ट्रक्चर के अंदर, आप सबको पता है उसका नाम, अपने आप को कमिट किया। तो सऊदी अरब इजिप्ट को कहीं ऐसा नहीं होता कि हो सकता कि वो प्रेफर ना करें उनको, कि वो अगर आते हैं तो उनकी जो इसमें इंडक्शन हो, इस अरेंजमेंट में, वो उसको तरजीह देंगे। तो बाकी ममालिक भी इसमें आएंगे। और मुझे शायद ये लगता है कि इजिप्ट का और जॉर्डन का जल्दी आना शायद ठहर चुका है, वो जल्दी आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, अब देखने वालों के लिए क्या ये भी हो रहा है बदलते हालात व वाक़यात के साथ, जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, कि अब द US इज़ नॉट द सोल सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द मिडल ईस्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अब इस जंग के बाद नए ब्लॉक्स, नए इत्तेहाद ही अगला नक्शा पेश करेंगे? जी बिल्कुल, इसके बारे में काफ़ी इत्तेफाक राय है जो एनालिस्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के और जियो स्ट्रेटजी के, कि US इज ऑन द डिक्लाइन स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली, एंड इन दोनों से हट के जो उनको रेपुटेशनल
और क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है इन 2 जंगों में, इजराइल के साथ जो मिलकर की अभी और 2025 वाली, वो बहुत बड़ा लॉस है। तो डेफिनेटली वो दे आर ऑन द डिक्लाइन एंड ये भी एक ग्रेटर रियलाइजेशन है, नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट, पूरे यूरोप में भी। फ्रेंच लीडरशिप की स्टेटमेंट्स देख लें पिछले 2 साल की, जर्मन की देख लें, स्पेनिश की देख लें, इटालियन की देख लें, और जब से यूक्रेन में थोड़ा सा ट्रम्प साहब ने हाथ खींचा है, तो ये बहुत रियलाइजेशन है ईयू में भी कि दे हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन देयर सिक्योरिटी एंड दे हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। सही, उनको एक डिफरेंट अरेंजमेंट करना है नेटो से, रिलायंस अपनी थोड़ी डाइल्यूट करके। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक एट लार्ज जब भी इस मामले पे बात होती है, लोग बड़ा खुश हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल तशख़्ख़ुस में बड़ा इजाफा हो गया, फ़ख्र की बात है ये, जिस तरह पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है। लेकिन एक तिश्नगी रह जाती है कि हम इन सारी अचीवमेंट्स को पाकिस्तान के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं तो इकोनॉमी के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं ये बात कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं। प्लीज। तारीख हमें ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अलायंसेस सिर्फ सिक्योरिटी अलायंसेस नहीं रहती, वो पॉलिटिकल अलायंसेस भी बन जाती हैं, इकोनॉमिक अलायंसेस। जब सिक्योरिटी के लिए 4 ममालिक एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दें, तो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा इकोनॉमी पे भी आता है। इकोनॉमी भी इंटीग्रेट होती है, पॉलिटिक्स भी इंटीग्रेट होती है, डिप्लोमेसी भी इंटीग्रेट होती है जब सिक्योरिटी इंटीग्रेट। यही एक्सपीरियंस रहा है इससे पहले तमाम सिक्योरिटी अलायंसेस का, और यही रहेगा। इससे हमें होप रखनी चाहिए, नॉट ओवरनाइट, बट जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होता है अरेंजमेंट ऑन ग्राउंड और इवॉल्व होता है स्ट्रेंथ में, तो इसका इफेक्ट होगा डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। एक बहुत बड़ी कंसर्न पाकिस्तान को हमसाया अफगानिस्तान से है, जहां पे दहशतगर्दों की नर्सरियां हैं, केपी की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल। क्या इस मुआहदे की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सूरत हाल पर भी कोई मुस्बत असर पड़ सकता है सर? देखिए, एक बड़ी, मेरा ख्याल है हम सबको तवक्को रखनी चाहिए, बड़ी सिंपलिस्टिक। सऊदी अरब और तुर्की बात कर रहे थे टीटीए के साथ, सबको पता है, जी, खास तौर पे जब से ज्यादा तनाव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात हैं, तो क्या अब भी उसी टोन, उसी टेनर, उन्हीं टॉकिंग पॉइंट के साथ वो टीटीए से बात करेंगे इस एग्रीमेंट के बाद, या थोड़ा और मजबूती से? मेरा ख्याल थोड़ा और मजबूती आनी चाहिए, ज्यादा इन्वॉल्व होके, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा अपने लेवरेजेस को इस्तेमाल करते हुए। मुझे तो बड़ी कवी उम्मीद है कि अब मैसेजिंग जो उधर से होगी वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगी और डिफरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सईद साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये इस मुआहदे के ऊपर जो सवाल बिलउमूम ज़हनों में थे, उनका तज्ज़िया हमने जाना जनरल साहब के तजुर्बे की रोशनी में, और इंटरनेशनली जो इसका स्कोप है और पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उसको समझने की कोशिश की। सबसे अहम बात जो उनकी गुफ्तगू में थी वो ये थी कि ऐसे जो मिलिट्री अलायंस होते हैं, दिफाई मुआहदे होते हैं, वो सियासी और इक़्तिसादी तौर पर भी ट्रांसलेट होते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप कीमती वक्त। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और फिर इसी सूरत हाल को आगे लेके चलते हैं, बिलखुसूस ईरान में जो तब्दीलियाँ और जिस तरह से अमेरिका ईरान जंग के हवाले से अब नए फैसले कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्यों कर रहा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने। कई डेकेड्स उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को दी, अब भी वो मुसलसल इसी खिदमत पर मामूर हैं। उनसे बात करते हैं। वेरी कॉम्पिटेंट वॉइस, दुनिया भर की जो डेवलपमेंट्स हैं मिलिट्री के मैदान में उस पर बहुत मुस्नद राय रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। इस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल सईद साहब से हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई मक्का अकॉर्ड के ऊपर भी और दीगर मामलात के ऊपर भी। मैं आपसे बिलखुसूस समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुआहदा है 3 ममालिक के बीच, इसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, पाकिस्तान की तगड़ी फ़ौज, पाकिस्तान इटसेल्फ, सऊदी अरब की इकॉनमी, पेट्रो डॉलर। तुर्किया की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। तुर्किया किस डोमेन का खिलाड़ी है और बिलखुसूस एयरफोर्स के मैदान में कहाँ रेट करते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया।
पहले तो दिलचस्प अपनी एसोसिएशन में ज़ाती बता दूं कि मैंने इस्तांबुल तुर्की में ही वॉर कोर्स किया है और जबरदस्त। फिर टर्किश लैंग्वेज सीख के किया। तो इन अच्छा। टर्किश लैंग्वेज क्या था, बहुत पुरानी बात, कोई 20-22 साल हो गए। तो इट मींस कि आई एम टॉकिंग टू द मोस्ट रेलेवेंट गाय। तो तुर्की का वो जाहिर है तकरीबन 1 साल का कोर्स था, तो वो टर्किश लैंग्वेज में जो दोस्ती होती है उनकी जुबान में, तो वो और ज्यादा लास्टिंग होती है, बिकॉज दे कनेक्ट यू, बिकॉज दुनिया में बोलने वाला एक ही कौम है तुर्किश बोलने वाली, तो दे फील वेरी एक्साइटेड, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बड़ा क्लोजली उनको देखने का भी मौका मिला, लोगों से भी मिलने का भी मौका मिला। देखिए तुर्की बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत एडवांस है मिलिटरीली। अगर 2 मुल्क मुझे कहा जाए कि पिक करें मुसलमान मुल्क सबसे एडवांस, एक पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह और एक तुर्की है। जबरदस्त। तुर्की का मैं अगर मुझे थोड़ा सा डाटा से मैं सपोर्ट कर सकूं अपनी, प्लीज तो तुर्की का 25 तकरीबन 25 साल जो पिछले गुजरे हैं, ये 2000 से 25 तक जो पहला सदी का ये क्वार्टर गुजरा है, इसके अंदर तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को 20 गुना जंप दिया है। ठीक। ये 2000 में इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री की सिर्फ सलाहियत थी तकरीबन $1 बिलियन की थी, आज $20 बिलियन की है 25 सालों में। उस वक्त इनकी जो एक मिलिट्री एक्सपोर्ट थी, ओनली मिलिट्री, $200 मिलियन थी, आज $5 बिलियन है। दुनिया के 10 टॉप मिलिट्री एक्सपोर्टर्स में तुर्की का नाम है। पहली बात तो ये। छोटा सा एक ऑन लाइटर नोट बताता चलो, जो F-16 हमारे पास तकरीबन पाक फिजाइया के पास 75 हैं, 1982-83 में मिले थे। तुर्की ने उसकी सप्लाई 87 में ली थी अमेरिका से, और आज तो तुर्की के पास तकरीबन 270 के 75 हमारे और 270 उनके पास है। फिर उनकी वहां पे ओवरऑलिंग और बहुत बड़ा उन्होंने मेंटेनेंस स्ट्रक्चर भी अमेरिकन ने लगाया, क्योंकि बड़े कंफर्ट लेवल था, यूरोप का एक्सपोजर भी था, वेस्टर्न की टेक्नोलॉजी भी एक्सेस था। तुर्की बहुत एडवांस है। एक और डिमेंशन में जो आपने पाक फिजाइया और उनका कोलैबोरेशन देखा, वो बहुत एडवांस है ड्रोन्स में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल में, वो उसका बड़ी लीड थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत गैप ब्रिज किया थ्रू टर्किश हेल्प, बहुत ज्यादा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटली अंडर द एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की विजन थी कि आने वाली जंगें अब मैन्ड एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट जरूर होंगी, लेकिन उसको बहुत बड़ा सेगमेंट को सप्लीमेंट करेगी फोर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। तो ये हमने फोर्सी किया पिछले 4-5 सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी सेल्फ सफिशिएंट है, इनोवेशन भी कर रहा है। कई ऐसी ड्रोन और टेक्नोलॉजी हैं जो शायद शेयर भी ना की जा सके मीडिया पे, हम कॉन्फिडेंशियलिटी पे रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक जंप पाकिस्तान ने भी लिया और तुर्की ने भी लिया। तुर्की ने हमारी सबमरीन बाबर क्लास कॉवर्ट को किया, ओवरऑल किया, फिर उन्होंने गुस्सा सबमरीन को किया, ओवरऑल किया, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। एक और सेगमेंट मैं इसको एक, क्योंकि आपके साथ मेरा वो इनफॉर्मल थोड़ा सा भी है। 2024 में जामी साहब पाक फिजाइया ने एक एक्सरसाइज की थी, इंडस शील्ड 24 जी। मुझे ये एजाज उस वक्त हासिल हुआ था कि मैं इनवाइटेड था, समझे एज ऑब्जर्वर कह लें, यकीन एविएशन एंथुजियास्ट के तौर पर, फॉर्मर पायलट, तो मुझे एक्सेस दिया गया था तमाम ब्रीफिंग्स को। तकरीबन 24 मुल्कों ने हिस्सा लिया था उस इंडस शील्ड में, टर्किश पायलट भी थे। और जाहिर है मुझे एक एडवांटेज टर्किश लैंग्वेज का था, तो मैंने हालचाल भी पूछा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा लगता है F-16 के पायलट से, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगता है, तो इट्स लाइक ए सेकंड होम। और मैंने जब ऑपरेशनली पूछा, बिकॉज मैं देखता था कि वो नियर वॉर लाइक PF जो अपना सेटअप किया हुआ था, 60 जहाज हिस्सा ले रहे हैं एक्सरसाइज में, तो मैंने टर्किश ऑफिसर से पूछा हाउ डू यू फाइंड रियलिज्म जो है यहाँ पे। उसने कहा कि हम रेड फ्लैग एक अमेरिकन एक्सरसाइज है, वो उसमें भी जाते हैं, अमेरिकन के साथ जो करते हैं। आपकी एक्सरसाइजेज कई एरियाज में नियर टू वॉर लाइक सिनेरियो है, रियल टू द वॉर है। तो ये मैं कोलैबोरेशन एयरफोर्स की मैं बताना चाह रहा था कि हमारा बहुत ट्रस्ट। फिर एक और हमारे 1989 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और हमें क्लस्टर अमेंडमेंट का सामना करना पड़ा, हमारे $658 मिलियन रोक लिए अमेरिका ने, और F-16 भी नहीं दिए जो हमने 40 के बाद अगले जो ऑर्डर किए हुए थे। तो तुर्की ने हमारे फ्लीट को मेंटेनेंस में बहुत हेल्प की थी, फॉर्म ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी। तो ये हमारा बहुत क्लोज कोलैबोरेशन रही है, तो इस पे हमें प्राउड ही होना चाहिए। और अब ये फॉर्मली कन्वर्ज होने से पहले भी बहुत हम कन्वर्ज थे। अब तो अब एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उससे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल है हम मल्टीप्लाई करेंगे या वैल्यू ऐड करेंगे। एड द फाइनेंशियल मसल, जो भी आपने नहीं पूछा, लेकिन एड फाइनेंशियल मसल ऑफ सऊदी अरेबिया टू इट। और दोनों मुल्क फाइनेंशियली चैलेंजिंग सिचुएशन में है, तुर्की भी और पाकिस्तान भी। तो ये जो फाइनेंशियल मसल ऐड होगा सऊदी अरब का, तो ये बहुत आइडियल या एक नेचुरल कन्वर्जन मुझे लगती है। बिल्कुल। अभी आपने जब टर्किश कंपनीज का जिक्र किया, तो कल परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अमरीकी अखबार की, उनके मुताबिक जो टॉप 100 कंपनीज हैं असलहे की बनाने वाली, उसमें से 5 तुर्किया की कंपनी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो उसमें शामिल हैं। तो सर मैं अब इसी के पैरेलल, आप तुर्किया की एयरफोर्स का जिक्र कर रहे थे, एक तो वो F-35 भी अमेरिका से ले रहे हैं, ये भी एक एज होगा।
लेकिन पैरेलल मैं देख रहा हूँ भारत 114 राफेल ले रहा है फ्रांस से मजीद, और वो यहाँ बनेंगे भी भारत में। तो तैयारी हमारी इसके मुकाबले में खासी है, तादाद के मुकाबले में, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है वहाँ पे। जामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टेन्योर में भी जब पाक फिजाई में था उस वक्त भी हमें डे वन पे यही बताया गया था कि ना तो हम तादाद मैच करेंगे, हम करेंगे तो क्वालिटी से और टेक्नोलॉजिकल एज से और बेटर ट्रेनिंग से करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी जब हमारे J-10 थे तो हमारा तो एक स्क्वाड्रन था, उनके 2 स्क्वाड्रन थे, हमसे डबल तादाद तो सिर्फ राफेल वर्सेस J-10 की थी। तो फिर तारीख ने जो लिखा वो तो तारीख का हिस्सा बन, जो आने वाले वक्तों में पढ़ाया जाएगा वो तो लिखा जा चुका है। तो हम कभी नंबर से तो मायूस नहीं हुए, पहली बात। दूसरा, मैं हमेशा कहता आया हूं और पिछली जंग से मैं अर्ज करता आया हूं कि एक वेपन्स अपनी जगह अहम होते हैं, हम सब कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैन बिहाइंड द गन, मैन बिहाइंड द गन इन द कॉकपिट भी वही मैटर करता है। अभी भी मैं अगर मुझसे पूछें तो राफेल वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट दुनिया के चंद लीडिंग एयरक्राफ्ट में है। उसको मैं रेट नहीं कर रहा कि अंडर रेट करता। इट्स एन एम्प्लॉयमेंट, इट्स द इंटीग्रेशन। कितनी सिनर्जी है आपके वेपन सिस्टम में, जितने आपके ऑपरेटर्स हैं वो स्टैंड अलोन दुनिया के बेहतरीन जहाज हो सकते हैं। मिराज 2000, MiG-29, Su-30, MiG-20, तमाम जहाज आप दुनिया के बेहतरीन ले लें। ये वैसे ही है जैसे आप जैसे नौजवानों को बेहतर मैं अगर अर्ज करता चलूं कि दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इकट्ठे कर लें, तो जरूरी नहीं कि वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, उनके लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी उनको। नहीं, मैं मिसाल दे देता हूं, मैं कता कलामी चाहता हूं, मिसाल दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक आपने मिसाल दी, ये बात जारी रखिएगा। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर सदियों में पैदा होता है, लेकिन पुर्तगाल टीम में जाके खेलता है, बड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है ना सर? तो लेनन मेसी को भी इंटीग्रेशन मिली टीम की, तो उनकी टीम आगे गई। गो के फीफा का बड़ा किरदार था उसमें। तो बड़े बड़े प्लेयर्स हमने देखे। क्रिकेट का भी यही हाल है, पाकिस्तान में, इंडिया में देख लें। एक जमाना था उनका सचिन, रमेश तेंदुलकर, वन मैन आर्मी थी, पूरी टीम कोलैप्स कर जाती थी। लेकिन जब वो सिनर्जी आई, गंगोली, धोनी और दीगर, तो फिर वो टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये बिल्कुल काबिल फहम आपकी मिसाल है। तो सर इसका मतलब 114 का नंबर को परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, आपने रोनाल्डो की कर दिया तो मैं रोनाल्डो से बड़ी क्विक एक मिसाल दे देता हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक मैं एक दफा डाटा पढ़ रहा था, तो रोनाल्डो के पास 90 मिनट्स का जो फुटबॉल मैच होता है, उसके पास मुख्तलिफ मौकों पर जो बॉल आती है उसको जमा किया गया तो एवरेज बनता था 1.5 से 2 मिनट, अंदाजा करें जो रोनाल्डो बॉल आती है। तो जामी साहब, रोनाल्डो 88 मिनट के मैच की वजह से नहीं जाना जाता। ठीक है, रोनाल्डो को दुनिया जानती है उस 2 मिनट की वजह से जानती है। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा पाक फिजाइया का था, जब इम्तिहान आया था वो 2 मिनट में आपने डिलीवर करना था। फिर से आपके CDF को ये नहीं कहना पड़ा कि हमने अनिल चौहान साहब की तरह कि हमने कुछ गलतियां की, फिर हमने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड कर दी और फिर हमने टैक्टिक्स इंप्रूव किया, फिर हमने 10 तारीख को कम बैक किया। ये अब जंग में नहीं करते। ठीक, अब आपने ड्रोन वॉरफेयर का जिक्र किया। जदीद जंग तो इसके ऊपर मंडला रही है सर। अब यूक्रेन रशिया जंग इसका सबसे बड़ा नमूना है। भारत पाकिस्तान जंग में भी हमने उसकी एक झलक देखी। ईरान अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी ईरान ने लार्जली इसी पे रिलाई किया है। तो इस इत्तेहाद में जो तुर्किया की एयरफोर्स का जिक्र किया, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी ज़रा रहनुमाई कीजिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है इन 3 मुल्कों के लिए, कितना फ़ायदा हो सकता है। देखिए, ईरान ने जो ड्रोन यूज किए हैं उसने एक स्ट्रैटेजी के तहत किए हैं। ईरान को डे वन से पता था कि वो बुलेट वर्सेस बुलेट, जेट वर्सेस जेट मुकाबला नहीं कर सकता। एयरफोर्स ना होने के बराबर है, रेडार उनके नॉकआउट हो जाने थे। उन्होंने सर्वाइवेबिलिटी के तरीका ही वो ढूंढा कि जो उनकी टेरेन हेल्प करती थी, एसिमेट्रिक उन्होंने अपने छुपा दिए। ऑलमोस्ट 50% जो उनका एरिया है, जामी साहब आपको पता ही है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना उनका जोग्राफिया है। इराक से तकरीबन 4 गुना बड़ा है, इजराइल से 70 गुना 75 गुना बड़ा है जोग्राफिया। सबको उन्होंने जोग्राफिया को यूज किया। उस जोग्राफिया का 50% रॉकी और माउंटेन्स हैं, उनमें उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्रियां लगाई, सब। तो उनको पता था कि हमने आने वाली जंग स्टील वर्सेस स्टील और जेट वर्सेस जेट नहीं लड़नी, हमने लगनी है एसिमेट्रिक, अपने लिए सस्ती, दुश्मन के लिए महंगी। वहां पे पैट्रियट फायर होता है 3 से 4 मिलियन का, यहाँ से 25,000 का ड्रोन जाता है। और मैं अगर ईरानियन स्ट्रैटेजिस्ट हूं, मैं तो कई दफा कह चुका ऑन द लाइटर नोट कि मैं ईरानियन स्ट्रैटेजिस्ट हूं, तो मैं तो चाहूंगा ही नहीं कि मैं ड्रोन जमीन पर भेज लूं। मैं तो कहूंगा इनको इंटरसेप्ट ही करो, क्योंकि आप एक एक को 3-3 फायर करते हैं तो आप 4 मिलियन को जरब दें तो कहां पहुंच जाती है। यानी आप 12-12 मिलियन खर्च करेंगे 1 मिनट ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के, तो जमीन पे तो मुझे किसी जगह मारने का जरूरत ही नहीं है, किसी ब्रिज के ऊपर या किसी ऑयल टैंक के ऊपर। तो ये बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी की उसने। नंबर 1, उसको पहले से पता था कि कॉस्ट, देखिए पेन इन्फ्लिक्ट और पेन एंड्योर करने का मुकाबला देखा हमने 6 महीने से। अमेरिका ने इन्फ्लिक्ट की, ईरान ने पहले एंड्योर की। ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो अब ईरान इन्फ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन ईरान के मुकाबले में अमेरिका की एंड्योर करने की जो वेपन की इंडस्ट्री है वो जवाब दे रही है।
तो आने वाली जंगों में जामी साहब यही होना है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को जितनी टनेज फेंकी थी, और कई दफा मैं जिक्र कर चुका, 50% हमने अनमैन्ड एरियल पे। तो अब आते हैं वापस तुर्की की तरफ। उनके पास एक इंची ड्रोन है, जबरदस्त है, मैं हैवी वेट उठा सकता है, कई कई घंटे हवा में रह सकता है। अनलाइक फाइटर पायलट, वो फाइटर पायलट की तो एक ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से 1.5, 2, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। ये 20-25 घंटे हवा में उड़ते रहते हैं एक इंची ड्रोन जो है। फिर शाहपर हमने लिया हुआ उनसे, और खुद भी अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इंडिजनाइजेशन कर चुके हैं सारे ड्रोन्स की। तो ये आने वाली जंगें सप्लीमेंट एग्रेसिवली होंगी थ्रू अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सर एक वन ऑफ द लीडिंग, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मुख्तसर सा आपसे तबसरा चाहिए एक आखिरी सवाल की सूरत में। ये अमेरिका ने कोई 20 फ्यूल टैंकर नामी जहाज इसराइल के एयरपोर्ट से वापस बुलाए, कल और परसों अमेरिकी मीडिया इस पर खबर नशर कर रहा है। इससे मुराद ये है कि वो मिडल ईस्ट में जो पाक्ड उनके जेट्स हैं, उनके ज़रिए मज़ीद ईरान पर हमले का ख्वाहिशमंद नहीं है। क्या ये दुरुस्त दलील है? देखिए, जो लास्ट बड़ा क्विक में जो जॉर्डन पे हमला हुआ है, वो ऑलमोस्ट रियल टाइम ईरानियों को पिक्चर थी। किसने की थी उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। उनको एग्जैक्ट पता था, उनकी मूवमेंट के जो सोल्जर 3 मारे गए थे, उनको एग्जैक्ट पता था कि कौन से पेंस के अंदर F-35 पार्क्ड है जो रिपोर्टेडली तबाह किए गए हैं। तो ईरान के पास एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ज्यादा इंपोज कर रहा है, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में किया कि वो इन्फ्लिक्ट ज्यादा कर रहा है पेन, जो शायद उधर बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से शायद उन्होंने देख लिया कि अब ऑफेंस लॉन्च करके या वेपन्स के जरिए शायद ये जंग को कंक्लूड नहीं होगी, ये फिर भी जाके टेबल पर ही होगी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब, आपके कीमती वक्त का और मानी खेज तबसरे का। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ज़रा मुल्की सियासी मंजरनामे पे जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। सदर ने जजेस की समरी पे भी दस्तखत कर दिए। तो हो क्या रहा है ब्रेक के बाद? इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की रेलेवेंस, उसके ऊपर तो प्रोग्राम का एक हिस्सा आप देख चुके हैं, लेकिन मुल्की सियासत बड़ी दिलचस्प हुई पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऊपर से PTI एहतजाज की कॉल दे रही है। सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ भी नशर हुए। अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात कही कि पीपल्स पार्टी की आज उल्टी गिनती सीधी होना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से की, क्योंकि वो आखिरी मरहला भी पूरा हो चुका। इस बिलावल साहब ने कहा था कि हुकूमत कान खोल के सुन ले, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने ये बात भी की थी कि वो शायद उस तरह से अब हुकूमत को ताउन ना फराहम करें कानून साजी में कमेटियों के अंदर जैसे पहले मौजूद थी। एक तलखी सी महसूस हो रही थी। जजेस की समरियाँ भी थी, वो बिलाखिर तवील इंतज़ार के बाद सदर ममलकत ने उसके ऊपर दस्तखत कर दी। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब को। आप दोनों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले भट्ट साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये किस बुनियाद पे राना साहब कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू सीधी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की? क्या ऐसा हुआ? सब अच्छा हो गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं मीडिया वाले भाइयों से हूँ कि वो हमारा कुछ न कुछ ज़रूर वो लड़ाई के मूड में रहते हैं कि क्या हो रहा है। देखें मुर्शद, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं डाली। अच्छा, बात ये है, मैं चले बता देता हूँ। उल्टी से सीधी गिनती इसलिए होगी कि वो बेचारे कोशिश कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन किसी तरह कोई इस तरह का बयानिया बना के या कुछ करके, ठीक है होता है, लेकिन वो एक आदत होती है, वो हद भी सारी क्रॉस कर ली उन्होंने। लेकिन हमें तो हमारे कायद ने कहा था कि आपने एक तमीज़ के दायरे में रह के ज़रूर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं और आइंदा भी लड़ेंगे, और ये ज़रूरी है कि हमने जब भी इलेक्शन होना है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इस सूरत हाल में वफाक में हम इकट्ठे हैं, तो मैं आज आपको ये भी बता दूं कि हमने अगले 3 साल तक पूरे 5 साल करने हैं हमने इकट्ठे बैठ के, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हैं। बाकी अगर कोई सियासी बयान इस तरह कुछ देता है तो वो 1-2 घंटे, आपको ये यकीन क्यों है? आपको ये यकीन क्यों है जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह चुके हैं कि आज से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आप कह रहे हैं 3 साल पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि अगर मैं अपने घर जाना चाहूँ, आप मुझे रोक सकते हैं? मुर्शद, मैं किवें रोक सकना था? नहीं। हाँ, बस तो अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहना चाहती है, हमारा उसका एक अपना इत्तेहाद है, वो चल रहे हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो हमें पूछे बगैर चले जाएंगे। ठीक, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं जाएंगे, हमने मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। ठीक है। अच्छा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा, कल बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप पीपल्स पार्टी की ख़वातीन रहनुमा बिलखुसूस सामने आई
ये जो राना साहब दावा कह रहे हैं या भट्ट साहब कि वो उल्टी गिनती आज से सीधी हो चुकी, वाकई पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती ख़त्म हो चुकी? वो जो टिकटॉक की जारी थी वो ख़त्म हो चुकी, वापस बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए जी, ये जो इस वक्त जो हालात और मामलात और कश्मीर के इलेक्शन में जो धांधलियां हुई हैं, ये इसको बड़ा गैर संजीदा तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि जब आप चोरी से कोई मैंडेट हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर आप एक्सपोज होते हैं, तो फिर आप इधर उधर की बातें करके इसको हंसी मजाक के अंदर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ठीक। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जामी साहब, वी बीन वेरी सीरियस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जी। ये जो कश्मीर की वैली है, इसमें वैसे ही बहुत इश्तियाल है जी। और इट इज नाउ मेकिंग इंटरनेशनल न्यूज। जी। और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना एक आईनी और कानूनी सिर्फ फरीज़ा नहीं था, मॉरली भी इस खित्ते के अंदर, इस पूरी वैली के अंदर फ्री एंड फेयर, आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन करवा के वहाँ के लोगों का मैंडेट देना ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें, ये बहुत ज़रूरी था। शायद इसको इलेक्शन कमीशन ने भी इतना संजीदगी से नहीं लिया और PMLN तो बिल्कुल खुलेआम वही काम करती रही जिसमें वो कई दहाइयों से माहिर है। अब बात ये है कि जब मीरपुर के इलेक्शंस के अंदर फेज़ 1 के अंदर जी। जब धांधली के शवायद सामने आए और वहाँ पर जिस तरीके से PMLN को लीड दी गई, उसके बाद चेयरमैन साहब ने एक अंदिया दिया था और बताया था कि जनाब अगर यही सेकेंड फेज में मुजफ्फराबाद में हुआ तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक। अच्छा, मुजफ्फराबाद में मीरपुर से 3 गुना ज़्यादा धांधली हुई। अच्छा। और वो जो बातें राना सनाउल्लाह साहब करते थे कि जी ये तो 10 महाजिर की सीटें हमारी जेब में हैं, वो दरअसल उसकी जेब से ही निकली हैं। ठीक। अच्छा, ये बात करते हैं कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है, हम बड़े मकबूल हैं। जो पंजाब की सीटें थी वो तो उनकी जेब में थी, वो जेब में ही रही। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की सीट थी वहाँ ये हार गए। और वो मुर्जा अब्बासी साहब का अपना घर का पोलिंग स्टेशन हार गए। मानसेरा के अंदर जो कैप्टन सफदर साहब का पूरा हल्का है वो हार गए। और मज़े की बात ये है कि जो शवाहिद वीडियो फुटेजेस जो हमने इलेक्शन कमीशन को दी, उस दिन हमने 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स फाइल करी हैं टू द इलेक्शन कमीशन, उसको ये मजाक में उड़ाते रहे। अब बात ये है कि इलेक्शन इज अ वेरी वेरी सीरियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ठीक है। और आप धांधली से, फेक मैंडेट से मैं पूछ लेता हूं तो बना लेंगे। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन आप वहाँ उन लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे ना, वो लोग आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ऑब्जर्वेशन दी है कि पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये चोरी शुदा इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का भी। तो भट्ट साहब, ये तो बहुत आपके इलाए जिनकी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो बात अपनी जगह हमारी दुरुस्त है, आप लोगों ने कश्मीर का इलेक्शन चुराया है, धांधली की है आप लोगों ने। देखें, मुझे नहीं समझ आती, पीपल्स पार्टी से पूछें कि 6 महीने से आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है, उनके DC किन के हैं, पुलिस उनके पास किन की है, इलेक्शन कमीशन ने, मुझे एक बात नहीं समझ आती, इलेक्शन आप आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, भाई वो क्यों? अगर आप कहेंगे जी वफाक है तो वफाक में आप सदर बैठे हैं, आप जो है चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ इत्तेहादी हैं, हमने आप कोई भी बिल होता है हमने इकट्ठे साइन करना होता है, वो बिल पास होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ आपने हमें ये आपने एक ब्लैकमेलिंग की थी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, गिलगित हमें दे दें, तो आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में आपको दे दें, वोटें ले, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको मानना चाहिए कि आप इलेक्शन हार गए हैं। आप, मुझे 10 सीटों की बात है, मैं शर्मिला साहब से पूछता हूँ, मुझे वो वीडियो दिखाएं जहाँ राना सनाउल्लाह ने कहा कि 10 सीटें हमारी जेब में है, मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। मैं आप इनको मैं कहता हूँ 1 घंटा 2 घंटे इनको दे दें, वो निकाल दें वीडियो। वो एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रही थी, एक और पर्सपेक्टिव में बात मुझसे पूछ लेते हैं। शर्मिला बीबी, आपने सुन लिया भट्ट साहब का मौक़िफ़, वो कहते हैं। एक मिनट मुझे बात करनी दें। जी प्लीज, मुझे एक बात जी भट्ट साहब पूरी करें बात। अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन हो रहा है, अवाम वोट दे रही है, अवाम अगर वोट मुस्लिम लीग नून को दे रही है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, जहां आप जीते हैं वहां धांधली नहीं हुई है, जहां हम जीते हैं वहां धांधली है।
ठीक। ये क्या बात है? लेकिन देखें ये हमारा इस तरह का तरीका रहा है। लेकिन आप याद रखें कि जहाँ भी आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी की वहाँ हुकूमत आएगी। अब हमें उन्होंने वोट दिया है, डब्बे खुल गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी आप उनसे पूछ लें, जो शिकायत करनी है इलेक्शन कमीशन से करें। हम तो शिकायत करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि ये मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना, वक्त थोड़ा कम है ना। पार्टी कर रही है, आपकी तो हुकूमत है। ठीक है, वो शर्मिला साहब वो ये कह रहे हैं जी हुकूमत आपकी है, वजीर आजम आपका है, आप शिकायत धांधली की लगा रहे हैं। देखें जामी साहब, मेरा ख्याल है बट साहब अगेन इसको बहुत गैर संजीदा तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शिकायत आपसे नहीं की जा रही, शिकायत तो बराए रास्त इलेक्शन कमीशन से की जा रही है। आपको तो आईना दिखाया जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं और किस भोंडे तरीके से आप पकड़े भी गए। आपके पीएमएलएन के लोगों के घरों से बोरियां निकली जिसपे पीएमएलएन के कैंडिडेट पे के पोलिंग पेपर्स पे ठप्पे लगे हुए हैं। ये शवायद हैं, ये चीज़ें हैं। गोलियां आपने चलाई हैं, 2 हमारे बहुत पुराने कारकुन शहीद हुए हैं। आपने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पे गोलियां चलाई हैं, एक एमएनए के ऊपर गोली चलाई है। ये जो मार पिटाई, गोली और जो गालम गलोच की जो पॉलिटिक्स होती है और जो इलेक्शंस होते हैं, वो इन एनी केस उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। और देखिए जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इन चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय ये कहते हैं जी सदर आपका है तो चेयरमैन सेनेट आपका है, तो सदर मुमलिकत तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, चेयरमैन सेनेट तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये तो एजीके का इलेक्शन कमीशन करवा रहा है इलेक्शन। और वहां पर वफाक के नुमाइंदा आईजी बैठा हुआ है, ये सारे वफाक के नुमाइंदे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस खित्ते के अंदर ठीक जो इश्यूज आए, सबसे पहले तो वो मामला खराब आपके वफाकी वुज़रा ने उल्टे सीधे बयानात उनके बारे में। चले ये तो एक पर्सपेक्टिव है। मैं शर्मिला बीबी एक मुख्तसर जामी साहब रावला कोर्ट में इलेक्शन मैं पूछता हूं एक मुख्तसर सा सवाल। वज़ीर ने उनको कहा कि वो तो कश्मीरी नहीं है। एक मुख्तसर सवाल मेरा आपके लिए शर्मिला बीबी, क्या पीपल्स पार्टी ने ये बाकायदा तय किया है कि अब उस तरह से ताउन कानून साजी में नहीं करना नून लीग के साथ जैसे माजी में था? क्या ये बात दुरुस्त है, तस्दीक कर सकती है? देखिए माजी में भी पीपल्स पार्टी किसी कानून साजी पे आंख बंद करके तो ठप्पा नहीं लगाती थी। सही। हमेशा हम उन कानून जो भी ये कवानीन लेकर आते थे। और मैं जामी साहब आपको क्या बताऊं, इस कदर अजीब व गरीब कवानीन ये लाते थे कि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर करके और उनको करेक्ट कर करके हम थक जाते थे। सही। हमारी पूरी लीगल टीम बैठती थी। सही। और आइंदा भी माहौल जो है वो यही होगा कि हर कानून साजी के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी। और अगर वो किसी भी तरीके से अवाम के खिलाफ है तो उसको हम पास नहीं होने जी भट्ट साहब, सिंपल मेजॉरिटी तो आप भट्ट साहब 2 बड़ी मुख्तसर चीजें आपके सामने आ गई हैं। पूछ रही हैं कि वहाँ रावला कोर्ट इलेक्शन, और फिर दूसरा बता रही हैं कि ऐसे नहीं हम कानून साजी होने देंगे। जी प्लीज मुख्तसर भट्ट साहब जी। देखें बात ये है, इन्होंने कहा जी गोलियां चलाई हैं। वो जिन लोगों का एक को बच्चा देखें वो ज़िंदगी हार गया, इससे पहले इन्हीं लोगों ने वहाँ उन लोगों को भी कुछ 2 हफ्ते पहले एक बच्चा उनका दुनिया से चला गया था। ये उनकी पर्सनल लड़ाइयाँ थी। और बात ये है कि वायलेंस को तो कोई जमात भी है वो सपोर्ट नहीं करती। अब बात ये है कि अभी आपने कहा जी हम बड़े देखते हैं, कोई बात ये है आप और हम जिस वफाक में इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, आप ये क्यों नहीं कहती कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं? लेकिन आपने भी जो बिल पास होता है आप साइन करते हैं तो बिल पास होता है। हम और आप जिस जगह चल रहे हैं ये कहें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून और इकट्ठे। और एक और बात, हम 3 साल ऐसे ही रहेंगे, आप भी कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने सियासी बयानिए देना है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सुबह दे इस्तीफे दोनों चले जाए। ठीक है, रोकता है आपको? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शर्मिला फारूकी साहबा, उनको लगता है कि 3 साल ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। कानून साजी के अमल में हम जांच पड़ताल करके देखभाल के ही आपका साथ देंगे। आज के लिए इतने ही, मुलाकात कर, अल्लाह।